आखिर क्यों करनी पड़ी एक लड़की को 5-5 पुरुषों से शादी? क्या होगी उसकी मजबूरी जो उसे उठाना पड़ा ये कदम? ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि द्रौपदी उन चारों की ही पत्नी थी, इसलिए वो चारों को बारी बारी से प्यार देती है। बाहर उनका एक बेटा अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा होता है, लेकिन भीम बाकी भाइयों के साथ युधिष्ठिर भैया का कार्यक्रम खत्म होने तक बाहर ही रहता है। वो सभी लोग साथ में ही सोते हैं, क्योंकि उन चारों की बीवी एक ही होती है। दूसरे दिन सुबह हम द्रौपदी को खेतों की ओर जाते हुए देखते हैं। वो खेतों के बीच में एक जगह पर आकर लेट जाती है और वो बेहद खुश नजर आ रही होती है। तभी उसके चेहरे पर अजीब सी शिकन दिखाई देती है और वो अपने अतीत के किसी हादसे को याद करती है, जहाँ उसे किसी की डेड बॉडी मिलती है और वो जोर से चीख कर उठ जाती है। उसके पास वहाँ एक पालतू कुत्ता भी होता है और वो कुछ देर बाद वहाँ से घर की ओर निकलने लगती है। तभी रास्ते में एक औरत उसे यादव भाइयों की लड़ाई के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि यादव भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई है, लेकिन उसे इन बातों की कोई खबर नहीं होती। और उसके बाद वो औरत उससे पूछती है कि तुम अपने 4 पतियों को संभालती कैसे हो, जिसके जवाब में वो कहती है कि मैंने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा जो परेशान होती, मैं तो उन्हें प्यार से खुश रखती हूँ। और साथ ही वो उसे बताती है कि मेरे नसीब में 4 नहीं बल्कि 5 पतियों का प्यार लिखा है, और खुशी से मुस्कुराते हुए वहाँ से घर वापस आ जाती है। घर आने पर वो देखती है कि उसके चारों पति उसकी 5वीं शादी की तैयारी में लगे होते हैं। युधिष्ठिर भैया अपने छोटे भाइयों को ताने मार मार कर परेशान कर रहे होते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि द्रौपदी हल्दी चंदन लगाकर दुल्हन बनने को तैयार हो रही होती है। आखिर उसकी 5वीं शादी जो होने वाली थी। तभी सबसे छोटा भाई अर्जुन शहर से वापस आ जाता है, और जब वो किसी बात पर द्रौपदी को भाभी भाभी कहता है तो बड़ा भाई उसे टोकते हुए कहता है कि भाभी भाभी बोलना बंद कर, आखिर वो तेरी भी होने वाली बीवी है। ये सुनकर उसके चेहरे की रौनक कहीं खो सी जाती है, लेकिन इसका जवाब देते हुए वो कहता है कि मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकता। वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी युधिष्ठिर भैया उनकी बात सुन लेते हैं और वो उससे पूछते हैं शादी नहीं कर सकता मतलब? वो कहते हैं यही हमारे खानदान की परंपरा है, तो ये शादी क्यों नहीं कर सकता, आखिर इसकी वजह क्या है? अब क्योंकि वो शहर से पढ़ा लिखा होता है, इसलिए उसे इन सब रीति रिवाजों में यकीन नहीं होता, और वो अपने भैया को जवाब देते हुए कहता है कि आप सबने परंपरा निभा ली, ये काफी नहीं है। वो उनसे साफ कह देता है कि मैं अपना घर शहर में बसाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा गाँव में शादी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सुनते ही युधिष्ठिर भैया गुस्से से लाल हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें शहर इसलिए भेजा था ताकि तुम वहाँ से वापस आकर फसलों का ख्याल रख सको, शादी वादी करने के लिए तुम्हें शहर नहीं भेजा था। वो उसे गुस्से में डराने धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो था कि मानने को तैयार ही नहीं था। युधिष्ठिर भैया उस पर आंख बबूला होने लगते हैं और उसे साफ कह देते हैं कि अगर तू ये शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो तेरी गर्दन पकड़कर तुझे जबरदस्ती मंडप में बैठा देंगे। और इस बात का जवाब देते हुए वो कहता है कि मैं ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकता जिसने पहले ही मेरे 4 भाइयों से ब्याह रचाया हो, और मुझे ऐसे बच्चे का बाप भी नहीं बनना जिसका असली बाप कौन है यही न मालूम हो। युधिष्ठिर उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी द्रौपदी वहाँ आकर बीच बचाव करती है और कहती है कि वो सही कह रहा है, वो मुझसे शादी क्यों करेगा? मुकुट पर मणि शोभा देता है, पत्थर नहीं। यानी वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि वो उससे ब्याह रचाए। वो युधिष्ठिर को समझाते हुए कहती है कि आप अपनी प्रथा के लिए इसकी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकते। गुस्सा शांत होने पर युधिष्ठिर वहाँ से चला जाता है और इसके बाद छोटा भाई भाभी से माफी मांगता है, लेकिन इसके बदले वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि मैं खुद इन सबसे तंग आ चुकी हूँ, चलो इसी बहाने एक तो कम हुआ। वो उससे बात कर रही होती है, तभी उसकी खूबसूरती और मुस्कान को देखकर वो उस पर मोहित होने लगता है, यानी उसने अपने यौवन की खूबसूरती से उसे भी आकर्षित कर ही लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि द्रौपदी उनके गुरुजी की मूर्ति के आगे प्रार्थना कर रही होती है, और कुछ देर बाद जब युधिष्ठिर गुरुजी का जाप करने जाते हैं तो चीख कर कहते हैं कि गुरुजी का प्रकोप फिर से आ गया है। वहाँ जाने पर वो पाते हैं कि गुरुजी की मूर्ति पर दरार आ चुकी है। शहर से आया हुआ भाई इसके पीछे का साइंटिफिक कारण भी बताता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो गुस्से में शहर लौटने की धमकी भी देता है, लेकिन सारे भाई उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन द्रौपदी उन्हें रोक कर कहती है कि बस स्टॉप यहाँ से 5 कोस दूर है, आज आप जा नहीं पाएंगे, कल सुबह तड़के ही आप निकल जाना। इस पर वो जोर से दरवाजा पटक कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन द्रौपदी की रहस्यमयी मुस्कान से लग रहा होता है कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो रुकने पर मजबूर ही हो जाएगा। वो गुस्से में बैठा होता है और शहर में किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी द्रौपदी उसके पास आम लेकर आती है और उसे अपने यौवन से रिझाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसने पहले ही उसकी नजरों में खुद के प्रति आकर्षण देख लिया था। जब वो आम खा रहा होता है तो वो उससे शहर की प्रेमिका के बारे में सवाल करती है कि क्या वो भी शहर की और लड़कियों की तरह खूबसूरत है। उसके चौंकने पर वो उससे कहती है कि मुझे सब कुछ मालूम है, और अगर शहर में कोई और नहीं होती तो आप शादी न करने के लिए इतनी जिद न करते। वो इतने प्यार से पूछती है कि वो खामोश रह ही नहीं पाता और उसे बताता है कि उसका नाम निकिता है और वो उसी के साथ पढ़ती है। तभी अचानक वो उसके करीब आकर उसके होठों के करीब लगे
लगे हुए आम को छुड़ाकर खा जाती है। वो उसके यौवन के जाल में धीरे धीरे फंस रहा होता है। वो उससे पूछता है कि भाभी आपको ये सब गलत नहीं लगता, इतने सालों से 4-4 पतियों के साथ रहना। इस पर वो कहती है कि हम गाँव वालों को सही गलत के बारे में क्या पता, हमें तो बस 2 वक्त की रोटी से मतलब है। इसके बाद वो कहती है कि मैं आपके सभी भाइयों को खुश रखती हूँ, अगर आप भी शादी करते तो आपको पता चलता, लेकिन उस शहर की मासूका ने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया। वो उसकी बातों और आंखों में धीरे धीरे खोने लगता है और वो खुशी खुशी अपनी 5वीं शादी की तैयारियों के बारे में बताने लगती है। ये सब सुनकर उसकी दिलचस्पी और बढ़ने लगती है और उसकी अदाओं का जादू उस पर बखूबी काम कर रहा होता है। जब वो तालाब के किनारे परेशान बैठा होता है तो उसका भाई उसे समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो छोटे भाई को बहुत तेज पेट में दर्द होने लगता है। उसे उल्टियां होने लगती हैं और उसका शरीर ठंड से कांप रहा होता है, जिस पर वो दूसरे भाइयों को गर्म पानी लाने को कहती है। और जब दूसरी सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो भाभी की गोद में सिर रखकर लेटा होता है। वो उसका हर तरह से ख्याल रखती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। यहाँ हम द्रौपदी को देखते हैं जो दोबारा वहीं खेत के बीच में समय बिताने जाती है और वहाँ लेटकर रो रही होती है। तभी हमें उसके अतीत की याद दिखाई देती है, जहाँ वो अपने पिता के साथ कहीं जा रही होती है और उसके पाँव में कांटा चुभ जाता है। इसके बाद वो वर्तमान में अपने घर लौट आती है जहाँ वो सो चुका होता है। वहाँ वो उसके लिए खाना लेकर आती है। तभी खाना चखते चखते वो बड़े भाई को किस करने लगती है और वो कहती है कि हम बहुत समय से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। और वो दोनों अपनी रासलीला वहीं शुरू कर देते हैं। बगल की चारपाई पर ही छोटा भाई सोया होता है और इनकी अटखेलियों से उसकी नींद टूट जाती है, लेकिन वो अब भी सोने का दिखावा कर रहा होता है और छुप कर उन्हें प्यार करते हुए देख रहा होता है। वो दोनों उसके सामने ही ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन जब इन सब के बाद भी उसका मन नहीं पिघलता तो वो पैकिंग में उसकी मदद करने लगती है और वो उससे कहती है कि अगर आप हॉस्पिटल में इलाज करवाते तो आपको भारी भरकम बिल भरना पड़ता, इसलिए हम आपको जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे वहीं खेतों के रास्ते बगीचे में ले आती है जहाँ उसे बचपन में आना बहुत पसंद था। वो वहाँ इमोशनल होकर उसे अपने बचपन की यादें बताने लगता है। तभी वो उस पर जामुन फेंक कर मारने लगती है और उसकी शर्ट पर भी जामुन का रस लगा देती है। और तभी वो द्रौपदी की आंखों में देखता है और उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। वो उसकी लटों को उसके चेहरे से हटाता है और हवाओं का रुख बदल जाता है और वो दोनों वहीं एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ यादव भाई आ जाते हैं जिनमें जमीन को लेकर कुछ विवाद था। यादव भाई उसी बगीचे में किसी को मारकर गाड़ रहे होते हैं क्योंकि उस बगीचे में कोई आता नहीं था, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और उन्हें उनके वहाँ होने का पता चल जाता है। वो गुंडे उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो अपनी चूड़ियां तोड़कर फोन वहीं फेंक देती है और उनको रास्ते से भटकाने की कोशिश भी करती है और वो दोनों भागकर घर की ओर आने लगते हैं, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं गिर जाता है, जिस पर वो उससे कहता है कि भाभी आप भाग जाओ वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। इसी बीच वो लोग उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर डंडों से वार करने लगते हैं। द्रौपदी बहुत जख्मी हो चुकी होती है, लेकिन वो अर्जुन पर आंच तक नहीं आने देती। ठीक तभी उनके बाकी भाई वहाँ आ जाते हैं और यादव भाइयों को वहाँ से खदेड़ देते हैं। वो उसे घर ले आते हैं और उसके पैर में हल्दी लगाने लगते हैं और उसका भाई भी वहाँ आकर उसे समझाने लगता है और वो भी शादी के बारे में सोचने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि द्रौपदी दोबारा वहीं खेतों के बीच में आकर बैठ जाती है। इसके बाद वो उसके पास बैठकर उसके जख्मों को देखने लगता है और वो उसकी गोदी में सिर रखकर लेट जाती है। फिर वो उसके ब्लाउज की डोरियां खोलकर उसके जख्मों पर मलहम लगाने लगता है। उसका एक एक स्पर्श उसके बदन की आग में घी डाल रहा होता है और वो मचल रही होती है उससे लिपटने को। तभी वो उससे सवाल करती है कि आप तो शहर जाने वाले थे, लौट कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हो? वजह पूछने पर वो उससे कहता है कि ये हमारी अपनी मिट्टी है, हमारी जमीन है, हम इससे जुड़े हैं और मैं इससे दूर रहकर खुश नहीं रह पाऊंगा। और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। ये कहकर वो दोबारा उसे किस करने लगता है और अपने प्यार का इजहार करता है और इसके बाद वो वहीं खेतों के बीच में ही अपनी ख्वाहिशों को अंजाम देने लगते हैं और वो उसके बदन के कोने कोने पर अपने प्यार का लिहाफ चढ़ा रहा होता है और वो भी उसका पूरा लुत्फ उठा रही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने खानदान की परंपरा को निभाते हुए शादी कर लेते हैं। फिर हमें द्रौपदी का पूरा अतीत दिखाया जाता है जहाँ उसके चाचा ने उसके पिता का कत्ल कर दिया था इसी जमीन के विवाद को लेकर, और क्योंकि इन 5 भाइयों के पिता ने ही उसकी जान बचाई थी और इसलिए भूमि ने इन सबसे विवाह किया ताकि उनमें आपसी विवाद न हो और सभी खुशी से एक साथ रहें। हालांकि कई मायनों में इस कहानी का उद्देश्य गलत साबित होता है, लेकिन इसके लेखकों ने इसे बखूबी पर्दे पर पिरोया है और समाज की एक समस्या का असाधारण सा हल दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।